बीए पार्ट 1 की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हम लोग आज अपनी क्लास में शक्ति की अवधारणा को पढ़ेंगे। शक्ति की जो अवधारणा है ये राजनीति विज्ञान की एक केंद्रीय अवधारणा है, क्योंकि जो संपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हैं या राजनीतिक गतिविधियां हैं उसमें शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। चाहे वो राज्य हो, चाहे संप्रभुता हो, सरकार हो, कानून हो, सभी में शक्ति अंतर्निहित है। कैटलिन और लासवेल जैसे जो विचारक हैं उन्होंने तो शक्ति का विज्ञान कहा है राजनीति विज्ञान को, और विलियम रॉबसन जैसे जो विचारक हैं उन्होंने राजनीति विज्ञान को समाज में शक्ति, उसकी प्रकृति, आधार प्रक्रियाओं, विषय विस्तार और परिणामों से संबंधित सामाजिक विज्ञान माना है। ऐसा नहीं है कि शक्ति या पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जो है ये कोई नया है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और अगर हम देखें तो वास्तव में प्राचीन काल से या परंपरावादी तरीके से जब हम संस्थागत अध्ययन करते थे तब भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय चिंतन में अगर देखें तो कौटिल्य ने समस्त राजनीतिक जीवन का आधार दंड शक्ति को माना है। अगर हम पश्चिमी विचारकों को देखें तो मैकियावेली है, हॉब्स है, हीगल है, बोसांके है, सभी ने शक्ति और उससे संबंधित तत्वों के अध्ययन पर बहुत ध्यान दिया है। हॉब्स का मानना था कि सभी मनुष्यों में अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की एक चिरंतन यानी शाश्वत और अथक इच्छा है, जिसका अंत केवल मृत्यु में होता है। यानी जीवन पर्यंत व्यक्ति शक्ति प्राप्त करने में लगा रहता है। वहीं पर मिशेल्स जैसे जो विचारक हैं उन्होंने आधुनिक युग में व्याख्या की, जिसने शक्ति प्राप्त कर ली है वो हमेशा ही उसे अधिक दृढ़ और व्यापक बनाने के प्रयासों में जुटा रहता है। यानी एक बार अगर शक्ति मिल गई तो व्यक्ति उसके बाद में उस शक्ति को न केवल बनाए रखना चाहता है बल्कि उस शक्ति को बढ़ाना भी चाहता है। आज ये मान लिया गया कि शक्ति के अभाव में राजनीति अस्तित्वहीन है। राजनीति का क्षेत्र चाहे हम आंतरिक देखें चाहे अंतर्राष्ट्रीय, दोनों में शक्ति को राजनीति से अलग करना बहुत कठिन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक प्रमुख विचारक हंस जे मॉर्गेंथो कहते हैं, हर प्रकार की राजनीति चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है। अगर हम मैकाइवर को देखें तो मैकाइवर कहते हैं कि समस्त गति, समस्त संबंध, सभी प्रक्रियाएं, सभी व्यवस्था और प्रकृति में घटित होने वाली प्रत्येक घटना शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो इस तरह से शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और कुछ ऐसा ही है जैसे कि मार्केट इकोनॉमी में धन का या रुपये का होता है। जब हम इसकी परिभाषा करते हैं तो इसकी परिभाषा बहुत अलग अलग तरीके से की जाती है और इसमें काफ़ी समस्याएं भी आती हैं। शक्ति के संबंध में हम प्रभाव, सत्ता जैसे शब्दों का प्रयोग भी कई बार करते हैं, और बहुत से विचारक इससे सहमत हैं, बहुत से विचारक इससे सहमत नहीं हैं। रॉबर्ट डाहल, हैरोल्ड डी लासवेल और रोवे ने शक्ति को प्रभाव के रूप में प्रयुक्त किया है, तो कौटिल्य ने शक्ति को बल के रूप में प्रयोग किया है। वहीं पर मॉर्गेनथाउ और कैटलिन ने शक्ति को नियंत्रण के अर्थ में दिया है। तो हॉब्स इसे मनुष्य की एक सामान्य प्रवृत्ति मानते हैं कि व्यक्ति हमेशा शक्ति प्राप्त करना चाहता है। कुछ विचारक इसे साध्य मानते हैं तो कुछ इसे साधन मानते हैं। राजनीतिक शक्ति का स्वरूप हम लोग अगर देखें तो कुछ परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली परिभाषा हम देखेंगे रॉबर्ट बॉयस्टेड की। वो कहते हैं शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यानी जिसके पास शक्ति है उसमें ये योग्यता है कि वो उसके बल पर कार्य कराए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसका वास्तविक प्रयोग करे। मैकाइवर के अनुसार शक्ति व्यक्तियों और व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने और निर्देशित करने की क्षमता है। तो वहीं आर्नोल्ड ब्रेख्त के अनुसार शक्ति ऐसी योग्यता है जो अपनी इच्छा को क्रियान्वित कर सकती है। मॉर्गेनथाउ शक्ति को कार्यान्वित करने वालों और उनके बीच जिन पर उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है एक मनोवैज्ञानिक संबंध मानते हैं।
वह पहली श्रेणी में आने वालों की दूसरी श्रेणी में आने वालों के कुछ कार्यों को मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करने वाला मानते हैं। रॉबर्ट डाहल का मानना है कि शक्ति लोगों के पारस्परिक संबंधों की एक ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को प्रभावित कर उससे कुछ ऐसे कार्य कराए जा सकते हैं जो उसके द्वारा अन्यथा न किए जाए। यानी दूसरों को प्रभावित करने का तरीका है जिससे कार्य कराया जा सके। रॉबर्ट डाहल ऐसा मानते हैं। गोल्डहैमर और शील्स भी ऐसा ही मानते हैं। वो कहते हैं एक व्यक्ति को इतना ही शक्तिशाली कहा जाता है जितना वह अपने लक्ष्यों के अनुरूप दूसरे के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। ऑर्गेन्स्की ने भी शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता माना है। तो इस तरह से इसे प्रभाव, सत्ता, शक्ति या बल प्रयोग की ताकत के रूप में परिभाषित किया जाता है। राजनीति विज्ञान में जॉर्ज कैटलिन ने शक्ति को बहुत व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है। वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संकल्पनात्मक संरचना का विकास किया जिसमें शक्ति एक केंद्रीय स्थिति में आ गई। कैटलिन ने मैक्स वेबर की परिभाषा को स्वीकार किया है जिसमें उसे शक्ति के लिए संघर्ष या उन लोगों को जो सत्ता में है प्रभावित करने की प्रक्रिया बताया है। कैटलिन की दृष्टि में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र सामाजिक नियंत्रणों के अध्ययन या अधिक स्पष्ट रूप में अगर हम माने तो मानवीय और यहाँ तक कि पार्श्विक इच्छाओं के भी संबंधों को नियंत्रित करने का क्षेत्र है। कैटलिन नियंत्रण की प्रत्येक प्रक्रिया राजनीति विज्ञान का एक घटक है ऐसा मानते हैं। कैटलिन के अनुसार राजनीति शास्त्र नियंत्रण की उस स्थिति का अध्ययन है जो शक्ति के लिए एक मूलभूत अनभिज्ञात प्रेरणा के द्वारा निर्धारित होती है। शक्ति का अर्थ कैटलिन के अनुसार प्रभुत्व की स्थिति अथवा सैनिक शक्ति नहीं है। उन्होंने मॉर्गेनथो की बात को नहीं माना। उसकी आलोचना करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चाहे अंतिम उद्देश्य कुछ भी हो लेकिन तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है, इसकी आलोचना की। कैटलिन ने सुझाव दिया कि सहयोग भी शक्ति का एक रूप है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी नियंत्रण की प्रक्रिया को माना और साथ साथ सहयोग को भी उन्होंने माना है। शक्ति के संकल्प में लासवेल और कैप्लन का काफ़ी कुछ मिलता जुलता विचार है। लासवेल भी राजनीति विज्ञान की मूल संकल्पना मानते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ शक्ति को आकार देना, शक्ति का वितरण करना और शक्ति का उपयोग करना मानते हैं। राजनीतिक शक्ति वास्तव में एक जटिल प्रक्रिया है। लासवेल का मानना है कि सामान्य रूप से हम शक्ति के प्रयोग को हिंसा पर आधारित मानते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। शक्ति हिंसा, बल प्रयोग या क्रूरता के रूप में ही हमेशा नहीं रहती, बल्कि इसका आधार विश्वास, निष्ठाएं, आदत भी होती है जिससे कि हितों को ढूंढा जा सके, खोजा जा सके। ये भी जरूरी नहीं है कि जब हम कभी नियंत्रण लगाएं तो वो हिंसक तरीके से ही लगाएं। शक्ति का अर्थ दूसरों की नीतियों पर प्रभावशाली रूप से नियंत्रण रखना है और इस नियंत्रण को बनाने के लिए साधन बहुत सारे हो सकते हैं। यानी केवल एक ही साधन नहीं है कि हम हिंसा से ही नियंत्रण रखें या शक्ति प्रयोग का अर्थ हम सिर्फ इसी से लें। जैसा कि कैटलिन ने कहा कि ये सहयोग भी है, तो लासवेल ने इसको काफ़ी हद तक निष्ठा के रूप में, विश्वास के रूप में, आदत के रूप में भी माना है। रॉबर्ट डाहल का मानना है कि मोटे तौर पर दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण या प्रभुत्व रखना शक्ति है। शक्ति का जो राजनीतिक शक्ति का जो रूप है वो बहुत रूपों में हो सकता है। नागरिक अधिकार है, लोकमत पर प्रभाव है, शस्त्रों के आधार पर भी हो सकता है। तो एक दूसरे को प्रभावित करना शक्ति का स्वरूप है। राजनीतिक शक्ति के संबंध में मोटे तौर पर 3 बातें कही जाती हैं। पहली बात है, राजनीतिक शक्ति के धारण करने वालों में उच्च और अधीनस्थ का संबंध होना स्वाभाविक है। मॉर्गेनथो मानते हैं कि जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य
उस शक्ति से होता है जो मनुष्य अन्य मनुष्यों के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर प्रयोग करता है। राजनीतिक शक्ति से हमारा तात्पर्य उन शक्तिधारियों के आपसी संबंधों और उनके और सामान्य जनता के संबंधों से होता है। यानी कोई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और दूसरे पर उसका प्रभाव होता है और उसी के आधार पर शक्ति काम करती है। अगर प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है तो अधीनस्थ आज्ञा को मानता है, जनता आज्ञा को मानती है। तो पहला हुआ उच्च और अधीनस्थ का संबंध प्रकट होता है इससे। दूसरा आता है राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंततः सामान्य जनता पर होता है और उसे सत्ता का प्रयोग करने वाले की बात माननी पड़ती है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात आती है राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है। यानी शक्ति के प्रयोगकर्ता और जिस पर प्रयोग किया जा रहा है उनमें मनोवैज्ञानिक संबंध है। आज्ञा को मानना, आज्ञा देना, आज्ञा देने की शक्ति होना, उसका व्यक्तित्व ऐसा होना और आज्ञा मानना, ये दो इसमें संबंध है। तो ये बात इसमें आती है। और तीसरी बात जो हमने अभी देखी, राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है, न कि शारीरिक या भौतिक संबंध। यानी मानस पे प्रभाव से व्यक्ति आज्ञा को मानता है। मॉर्गेनथौ के अनुसार शक्ति का प्रयोग करने वाले और उसके विरुद्ध शक्ति जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो राष्ट्रों के मध्य का मनोवैज्ञानिक संबंध राजनीतिक शक्ति है। तो इस तरह से शक्ति का जो प्रयोग है वो दो लोगों के, दो राष्ट्रों के, दो संस्थाओं के, जनता या शासक के बीच मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रकट होता है। ऑर्गेन्स्की शक्ति को मुख्यतः उसके निषेधात्मक पहलू के रूप में देखते हैं। यानी शक्ति अधिकतर दूसरे राष्ट्रों को अनचाहा कार्य करने से रोकने की क्षमता के रूप में प्रकट करते हैं। उनसे मनचाहा कार्य कराने की क्षमता का नाम भी शक्ति है। इस प्रकार ये निषेधात्मक भी है, यानी किसी को कुछ कार्य करने से रोक भी सकती है और कुछ कार्य कराने की क्षमता भी रखती है। तो निषेधात्मक है और सकारात्मक भी है। तो इस तरह से दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब हम देखते हैं शक्ति और बल। हेरल्ड स्प्राउट और मार्गेट स्प्राउट शक्ति का जो अर्थ देते हैं वो है सैनिक शक्ति। आइनिस क्लॉड ने भी शक्ति को मुख्य रूप से सैनिक शक्ति के रूप में देखा है। मॉर्गेनथौ ने सैनिक पहलू को शक्ति की परिभाषा से तो बाहर रखा, लेकिन फिर भी वो शक्ति का प्रयोग जरूर करते हैं, हालांकि उसका अभिप्राय राजनीतिक शक्ति से होता है। शक्ति और बल प्रयोग में अंतर है। बल प्रयोग शक्ति का उपकरण है। हम राजनीतिक शक्ति की चर्चा करते हैं। यदि बल प्रयोग किया जाता है तो राजनीतिक शक्ति खत्म हो जाती है। बल प्रयोग हमेशा हिंसा पर आधारित है, यह हम जानते हैं। जबकि हम शक्ति की जब बात करते हैं या राजनीतिक शक्ति की बात करते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव देती है। शक्ति अपनी प्रकृति से बल की तुलना में मनोवैज्ञानिक क्षमता है, जबकि बल एक भौतिक क्षमता है। बल की तुलना में शक्ति एक विस्तृत अवधारणा है। शक्ति में प्रभाव और बल दोनों पाए जाते हैं। अप्रकट शक्ति में बल की तुलना में प्रभाव अधिक होता है, जबकि प्रकट शक्ति में प्रभाव की तुलना में बल अधिक होता है। शक्ति अदृश्य है और बल प्रयोग दृश्य है। यानी शक्ति प्रभाव के रूप में हो सकती है, किसी के व्यक्तित्व से हम प्रभावित हो सकते हैं, किसी के भाषण से, किसी के चरित्र से, किसी की नैतिक आचरण से हम प्रभावित हो सकते हैं, वो अदृश्य है, लेकिन प्रभाव है हम पर और हम उसकी बात को मानते हैं। लेकिन बल प्रयोग हमें दिखाई देता है, कोई हमें मारता है, पीटता है, हिंसा करता है, सैनिक शक्ति का प्रयोग है, वो हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से शक्ति और बल में बहुत अंतर है। बायरस्टेड के शब्दों में अगर हम कहें, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। राजनीतिक क्रियाओं के अनेक प्रकार हैं और उससे कर्ता को प्रभावित किया जाता है। इसमें तीन बातें आती हैं: बल, प्रभुत्व और क्रिया कौशल। बल और प्रभुत्व साथ साथ रहते हैं।
प्रभुत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से शक्ति एक विस्तृत संकल्पना है। इसमें शक्ति के रूप में बल उसी प्रकार निहित है जिस प्रकार बादल में बिजली निहित है। तो इस तरह से राजनीतिक शक्ति और बल, दो चीज़ों को आज हम लोगों ने इसकी परिभाषा के साथ देखा। अगली क्लास में हम शक्ति का अगला स्वरूप देखेंगे।